नमस्कार, मैं हूँ हरीश पांचाल। तो आज हम चित्रकला कक्षा 11 पाठ 5 पर्वतीय भित्ति चित्रण परंपरा का अध्ययन करने जा रहे हैं। पर्वतीय भित्ति चित्रण परंपरा की अगर हम प्रस्तावना देखें तो अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम बादामी गुफा का उदाहरण लें। यह एक स्थल जो है कर्नाटक राज्य के में स्थित है। ये चालुक्य वंश के जो प्रारंभिक राजा थे उनकी राजधानी रही। इनका शासनकाल 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक रहा। बादामी की गुफा की जो खुदाई है वो चालुक्य नरेश मंगलेश ने करवाई थी और राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उनके पिता नरेश पुलकेशियन प्रथम और मंगलेश के बड़े भाई कीर्तिवर्मन प्रथम थे। गुफा संख्या 4 का शिलालेख, हम इसकी बात करते हैं। इस शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है। इस शिलालेख में ये भी पता चलता है कि गुफा बहुत सुंदर थी और विष्णु की प्रतिमा को वहाँ महत्ता दी गई है। इसलिए यह अनुमान होता है कि गुफा इसी समय में निर्मित की गई होगी। बादामी गुफा को विष्णु गुफा भी कहते हैं। बादामी गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसमें एक ऐसा ही दृश्य चित्रित किया गया है जो हमें, जैसे कि कीर्तिवर्मन प्रथम को अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेते हुए दर्शाया गया है। शैली की दृष्टि से ये दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी गुफा तक भित्ति चित्रण परंपरा का विस्तार रहा हो। बादामी गुफा की विशेषताओं के बारे में बात करें तो रेखाएं काफ़ी लयबद्ध है, चुस्त संयोजन, कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण यहाँ से मिलते हैं जो ईसा की 6वीं शताब्दी के कलाकारों की में पाई जाती थी। राजा व रानी के रमणीय एवं लावण्यमय मुखमंडल अजंता शैली के हैं। आँखों की जो गर्तिकाएँ हैं बड़ी बड़ी और आँखें आधी मीची हुई होंठ आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। चेहरे के अलग अलग हिस्सों की जो बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट है। संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान की गई है। कलाकारों ने साधारण रेखाओं द्वारा संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया गया है। अब हम पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल के बारे में बात करेंगे कि इसमें इन कालों में भित्ति चित्रण परंपरा का कैसे विकास हुआ। तो आइए हम सबसे पहले उत्तर चित्रकला की जो परंपरा है पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक की चलती रही। पल्लव राजा बड़े कला प्रेमी थे और कलाओं के संरक्षक भी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने क्या 7वीं शताब्दी में राज किया था और उसने पन्नामलाई, मंडकपट और कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है वहाँ के मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया। मंडकपट्टा का जो शिलालेख है इसमें क्या वर्णन है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित थे, जैसे विचित्र चित्त वाला, जैसे जिज्ञासुमन वाला कहते हैं, चित्रकार पुलिकार होता है कलाकार केसरी, और चैत्यकारी जिसका अर्थ होता है मंदिर निर्माता। उपयुक्त उपाधियों से ये पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे कला प्रेमी था और कांचीपुरम मंदिर के चित्र जो हैं तत्कालीन पल्लव नरेश थे राज सिंह उनके संरक्षण में बने थे। यदि हम उसके समय चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करें पल्लव काल में तो पता चलता है कि चित्रों के चेहरे काफ़ी गोल और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में क्या अलंकरण की मात्रा काफ़ी अधिक है। धड़ का जो चित्रण है पहले जैसा ही है मगर अब उसे लंबा बना दिया गया है बस। अब हम बात करेंगे पांड्य शासन के बारे में। पांड्य जब सत्ता में आए तो कला को संरक्षण प्रदान किया
तिरुमलाईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल में स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण हैं। यदि हम इस समय की चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां देखने जा सकती है। शरीर का रंग पीला है और जो अंग हैं उनमें लचक दिखाई देती है। नर्तकी के चेहरों पर भाव दिखाई देते हैं। अब हम चोल शासन के बारे में बात करेंगे। चोल नरेशों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंड चोलपुरम और धारासुरम के मंदिर क्रमशः राजराज चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल तक में बने। सबसे अधिक चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। यह चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों को चित्रित किए गए हैं। इनकी जब खोज हुई तो पता चला कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें मिली है। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों रूपों जैसे कि कैलाशवासी शिव हो गए, त्रिपुरांतक शिव हो गए, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजराज चोल और परामर्शदाता कुंवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी यहाँ दर्शाया गया है। अब हम विजयनगर भित्ति चित्रण के बारे में बात करते हैं। 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से चित्री तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। विशेष बात यह है कि हम्पी को राज्य की राजधानी बनाया और चित्री के जो पास है में कई चित्र 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे। विजयनगर शैली के प्रारंभिक चरण के कुछ नमूने हैं, जैसे कि हम्पी में तिरुपाक्ष मंदिर के मंडप की जो भीतरी छत है उस पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। यहाँ विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगर चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। यदि हम चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में, आकृतियाँ तथा वस्तुओं को 2 आयामों में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नायक काल के चित्र। ये क्या होते हैं देखते हैं। 17वीं से 18वीं शताब्दी के नायक कालीन चित्र तिरुपरानुकुरम और तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। नायक कालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग को और कृष्ण लीला के दृश्य भी यहाँ चित्रित किए गए हैं। तिरुवरूर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के अर्काड जिले में चेंगम स्थल पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिसमें कथाओं का चित्रण किया गया है। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप हैं। केरल के भित्ति चित्र। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। उन्होंने इन कलाकारों ने कथकली, कलमेजुतु जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिससे कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ। कलम एजुथु केरल में अनुष्ठान
अर्थात खास अवसरों पर भूमि के परस्पर की जाने वाली चित्रकारी को कला मेजुजो भी कहते हैं। मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें अधिकांश चित्र पूजा ग्रह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर, कुछ राजमहलों के अंदर भी पाए जाते हैं। विषय दृष्टि से भी केरल में ये चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित थे, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। भित्ति चित्रों की परंपराओं के उदाहरण की बात करें तो हमें राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठौरों, उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र मिलते हैं। महाराष्ट्र में वर्ली अथवा ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट के लिए भित्ति चित्रों का ही प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपका लेसन खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद। हमारी सभी वीडियो के नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं।